नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण। आज हम पढ़ेंगे कंसोर्शिया के बारे में। तो ये कंसोर्शिया होता क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंसोर्शिया एक बहुवचन शब्द है जो कंसोर्शियम का मतलब बहुवचन है, लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये हमेशा एक वचन के रूप में यूज़ होता है। मतलब ये प्लूरल है और हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज़ होता है। फिर कंसोर्शियम कहाँ से आया? तो कंसोर्शियम एक लैटिन भाषा का शब्द है, कंसर्ट, उससे बना है ये कंसोर्शियम। लेकिन टोटल मिला के इसका जो अर्थ होता है वो होता है सहभागिता। इंग्लिश में बोले तो पार्टनरशिप। ऑक्सफोर्ड के अनुसार एक अस्थायी गठबंधन, मतलब एक टेम्परेरी कोलेशन, मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी कंपनी है, जितने भी संगठन है, सभी समान उद्देश्य के लिए अस्थायी तौर पे साथ में काम करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे कंसोर्शिया। फिर आम भाषा में देख ले तो अगर ऐसा संगठन जो समान तरह के, मतलब एक जैसे संगठन, उनका गठबंधन या समान तरह की जो भी संस्थाएं हैं उनका गठबंधन जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं। तो इस चीज़ों को याद रखना दोस्तों। इसके बाद में पुस्तकालय कंसोर्शिया। तो पुस्तकालय कंसोर्शिया क्या चीज़ होती है, हम इस बारे में देखते हैं कि जैसे कि जो भी पुस्तकालय हैं उनका समूह, जितने भी पुस्तकालय हैं उनका समूह जो एक दूसरे के साथ समान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। पुस्तकालय कंसोर्शिया में अधिकतम सूचनाएं कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है। और इनका जो भी लक्ष्य होता है, उपलक्ष्य नहीं, इनका जो भी लक्ष्य होता है ऐसी सूचना प्राप्त करना होता है जिनको हम अकेले प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं, कोई पाठक है, वो गया लाइब्रेरी में, उसने कोई सी बुक मांगी, नहीं है, अब उसको इंस्टेंटली वो बुक चाहिए। तो वो बुक कहाँ मिलेगी? हम ये तो नहीं कह सकते कि आप वहाँ चले जाओ वहाँ मिल जाएगी, शायद वहाँ भी ना मिले। इसलिए क्या करते हैं कि हम हमारे कंप्यूटर में डाटाबेस में चेक करके बताते हैं कि आपको फलानी लाइब्रेरी में ये बुक मिल जाएगी, आप वहाँ पे चले जाइए। जैसे कि उदाहरण के लिए अपन देखते हैं ई बुक जर्नल डाटाबेस। ये वही बात आ गई जो अभी मैं बता रहा था कि अगर आपके पास में हार्ड कॉपी नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की, बुक हो, ई जर्नल, मैगजीन, इन्हीं सब चीज़ों की। नहीं तो आप पर्टिकुलर जगह पे बता सकते हैं कि वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो डाटाबेस होता है ये कहाँ से आता है? ई रिसोर्स से। ई रिसोर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्रोत। अब इलेक्ट्रॉनिक स्रोत क्या चीज़ होती है देख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे चलती है, जैसे कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिक के माध्यम से आती है हमारे पास में। इलेक्ट्रॉनिक सूचना तंत्र जिसके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की जाती है उसको ई रिसोर्स बोलते हैं। और इसमें क्या है कि साहब हमारे पास में कंप्यूटर होना ज़रूरी है, हम कंप्यूटर की सहायता से वहाँ तक जा सकते हैं। कहाँ तक? डाटाबेस की पहुँच तक, जहाँ से सूचना हमको चाहिए होती है। फिर पाठक की मांग के अनुसार ई रिसोर्स की तरफ पाठक की मांग के अनुसार ये रिसोर्स मतलब बड़े हैं, पहले की तुलना में अभी बहुत बड़े हैं। और इंटरनेट के उपयोग से हम बहुत सारी सूचनाएं फ्री में उपलब्ध है, उनको आसानी से पा सकते हैं। जैसे कि हमको मूवी देखना है तो मूवी देखने के लिए हमको पहले थिएटर जाना पड़ता था, बट आज हम घर पे भी हमारे छोटे मोटे कंप्यूटर या मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, तो इसके माध्यम से हम मूवी घर पे देख लेते हैं। हमको कोई सी बुक पढ़नी थी तो हमें लाइब्रेरी जाना था, बट हम क्या करते हैं कि घर से ही एक्सेस करते हैं, लाइब्रेरी का पासवर्ड वगैरह डाला और वहाँ से एक्सेस किया और वो बुक हमने डिजिटली फॉर्म में यहीं पे पढ़ ली। तो ये सारा सिस्टम ई रिसोर्स के अंतर्गत आता है, इसको आप देखना। फिर पुस्तकालय कंसोर्शिया की आवश्यकता। तो पुस्तकालय कंसोर्शिया की आवश्यकता क्यों लगी, इस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे सूचना विस्फोट,
तो हम समझते हैं सूचना विस्फोट का मतलब ऐसा नहीं कि बम फोड़ दिया कहीं पे और इन्फॉर्मेशन उड़ रही है इधर से उधर, ऐसा सिस्टम नहीं है। सूचना विस्फोट का सीधा सीधा मतलब है कि आज के टाइम पे क्या सूचनाएं बहुत हो गई है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, हर एक चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन है। जब से डिजिटल क्रांति आई है, जब से हर चीज़ के ऊपर 10-10, 12-12 इन्फॉर्मेशन है। अब 12 तरह की जानकारी एक लाइब्रेरी में रखना पॉसिबल नहीं है किसी भी एक वस्तु के ऊपर, क्योंकि विश्व में तो अनंत वस्तु है, तो अनंत चीज़ें हो जाएगी, इतना बड़ा लाइब्रेरी का आकार ही नहीं होता है। तो इस टाइम पे क्या कंसोर्शिया बनाकर काम कर लिया जाता है, एक दूसरे से पार्टनरशिप करके काम कर लिया जाता है। थोड़े थोड़े रिसोर्सेज सारी लाइब्रेरी में होंगे और सभी आपस में मिल जाएंगे तो संपूर्ण रिसोर्सेज बन जाएंगे। उसी तकनीक के हिसाब से ये लोग मतलब कंसोर्शिया का उपयोग होता है। फिर दूसरा आता है बजट की कमी। तो बजट की कमी तो हो ही जाएगी, क्योंकि जब सूचनाएं अधिक होगी तो इनको संग्रहण के लिए जगह भी अधिक चाहिए, और अधिक जगह बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। इससे बढ़िया ये है कि थोड़ी थोड़ी जगह जगह पे, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सूचना कर ली, यहाँ पे थोड़ी कर ली, थोड़ी यहाँ पे कर ली, और लास्ट में ये तीनों आपस में जुड़ जाए, तो ये तीनों आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर पाठकों की बदलती मांग। अब एक पाठक है, वो 10 तरह की सूचनाएं चाहता है हमसे, मतलब किसी भी टॉपिक पे। मान लो कि कोई सी एक बुक है, आप इंडिया का संविधान मांग लो, तो इंडिया के संविधान के ऊपर अगर उसको 10 तरह की जानकारी चाहिए, तो हमारे पास में संविधान है, एक पूरी की पूरी उसकी स्टोरी है, बट वो एक्स्ट्रा स्टोरी भी चाहता है। अब वो चीज़ हमारे पास में नहीं है, तो उसके लिए हम दूसरी लाइब्रेरी में ट्राई कर लेंगे। फिर वहाँ भी नहीं मिला तो तीसरी लाइब्रेरी में ट्राई कर लेंगे, वहाँ भी नहीं मिला तो एटलीस्ट हम पूरे इंडिया की लाइब्रेरी में ट्राई कर लेंगे। जहाँ भी होगा वहाँ से उसको डिजिटली फॉर्म में अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिर पुस्तकालय का व्यवसायीकरण। तो पुस्तकालय का व्यवसायीकरण, इसके अंदर बहुत मतलब ये खास तौर पे यही कारण है कि जैसे कि आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारी जो भी निजी पुस्तकालय हो गए हैं, निजी पुस्तकालयों में क्या होता है कि जैसे कि सार्वजनिक पुस्तकालय और विद्यालय पुस्तकालय, इनमें सब में तो ठीक है कि एक संस्था का दायित्व रहता है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें अकेलेपन में, तो है ना, जो निजी पुस्तकालय होते हैं, अब जैसे किसी के पास में कलेक्शन है, वो अपना कलेक्शन बेचना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो लिटरली एक लाइब्रेरी बना के उसको पहले प्रदर्शित करेगा और फिर वहाँ से सेल आउट करना स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए क्या कंसोर्शिया की आवश्यकता है साहब, क्योंकि वो क्या करेगा कि ऐसे ग्रुप जो उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं, वो ऐसे ग्रुपों से संबंध करेगा। तो ये एक तरह से कंसोर्शिया बन जाएगा कि हाँ, जितने भी ग्रुप है सभी एक कड़ी में जुड़े हुए हैं और उनसे संपर्क करके वो उनको आसानी से बेच सकता है। फिर अगला देखें अगर हम, तो शीघ्र उपलब्धता। तो शीघ्र उपलब्धता का मतलब ये है कि हमने घर से बैठ के हमारे छोटे से कंप्यूटर में कुछ भी टाइप किया तो उसका रिजल्ट तुरंत हमारे सामने आ जाता। वो ये नहीं कहता कि आप 4 दिन वेट कीजिए, आप 3 घंटे वेट कीजिए, ऐसा ज़रा भी नहीं कहता। वो बस है ना, आपने कुछ भी टाइप किया वो सामने आ गया। तो सेम जैसे आपने गाने टाइप करे, गाने आ गए, म्यूज़िक लिया, म्यूज़िक आ गया, और कोई सी मूवी ली, मूवी आ गई, कोई सी बुक मांगी, बुक आ गई, कोई सी न्यूज़ मांगी, न्यूज़ आ गई। तो ये सब क्या है, ये सब कंसोर्शिया के कारण हो रहा है और इसीलिए आवश्यक है कंसोर्शिया। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ साथ आप पाएंगे न्यूज़ आर्टिकल्स के पीडीएफ, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनके पीडीएफ, और एमसीक्यू और वीडियो की नोटिफिकेशन। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आप किसी भी तरह से संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कंसोर्शिया के लाभ। तो कंसोर्शिया के क्या फ़ायदे होते हैं साहब। तो कंसोर्शिया 24 घंटे, सातों दिन, हर पहर, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे साथ होता है, ये फ़ायदा है। हम जब चाहें जब मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं।
फिर दूसरा होता है बिbliयोग्राफी और लेख खोज सकते हैं, मतलब जो भी टोटल मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया और हम जितने भी टेक्स्ट आर्टिकल हैं वो आसानी से खोज सकते हैं। फिर छपने से पहले सूचना हमारे पास में उपलब्ध हो जाती है, जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल, पेपर है। अब पेपर कहीं पे छपता है तो वो छपने के बाद में 2 3 4 घंटे बाद हमारे पास में आता है, लेकिन अगर एक डिजिटली फॉर्म में होता है तो वो पहले ही अपडेट हो जाता है और वो हमको छपने से पहले ही तुरंत प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरा, जैसे कि अपने पास में कोई सा पेपर है, मान लो हमको हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ना है। अगर हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ना है लेकिन बीच में कोई उसको बदल दे, सिर्फ हेडिंग वही रहे और बदल दे, तो क्या होगा, आपके पास में जो सूचना पहुंचेगी वह अलग से, मतलब नकली सूचना पहुंचेगी। लेकिन अगर आपके पास में डिजिटली फॉर्म में आप कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से जाके देख लेंगे। तो इससे क्या है कि हम डिजिटली फॉर्म जो भी रहते हैं हम उनको, मतलब जो जितने भी झूठे डिजिटल फॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, उनको हम निगलेक्ट करते हुए सही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद में हम कम मूल्य में इलेक्ट्रॉनिक सूचना अधिक होती है, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था कि पहले 2 रुपये या 3 रुपये का पेपर आता था। उसके अलावा अगर हमको सभी तरह के पेपर चाहिए तो वो ऐसे मिला के, टोटल मिला के हमारे 50 रुपये खर्च हो जाते हैं। अब इसको एक महीने के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप तो आपके करीब 1500 रुपये के समथिंग खर्च होंगे। अब अगर इस चीज़ को आप इसमें देखें कंसोर्शिया के रूप में, तो हमने नेट डलाया 300 रुपये का और उसमें पेपर के अलावा बाकी की इन्फॉर्मेशन भी ले ली, तो ये फ़ायदा है कंसोर्शिया का। फिर सामूहिक सूचना संग्रह में मदद, मतलब जो भी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन है, अब उसमें क्या है कि हम सब पहले इंडिविजुअली काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सब मिल के काम कर सकते हैं सामूहिक सूचना में। और जो भी डाटाबेस होता है उसका सभी लोग अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक न्यूज़पेपर है तो उस एक न्यूज़पेपर को पूरे इंडिया के लोग बाग पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही पढ़ रहे हैं और हम ही उसका आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर अगर हम देखें तो इसके जो भी हमारा मूल्य होता है उसका हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। जो भी हम प्राइस लगाते हैं इंटरनेट एक्सेस वगैरह के लिए, जो भी हमारी निर्माण सामग्री है एक्सेस कंसोर्शिया को एक्सेस करने के लिए, उसको हम अधिकतम प्राइस लगाकर और उसका अधिकतम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितना हो सके हम यूज़ कर ही लेते हैं दिन भर में। फिर डिजिटली लाइब्रेरी बनाने में सहायक। अब डिजिटल लाइब्रेरी कैसी, ज़रूरी नहीं है कि किताबों से संबंधित हो। डिजिटल लाइब्रेरी मतलब एक तरह का पुस्तकालय जहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। पुस्तकालय के अंदर कोई से भी मोनूमेंट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट है और आपकी कोई सी भी चीज़ है जो दुर्लभ वस्तु है म्यूजियम टाइप की, वो भी आप पुस्तकालय में बना सकते हैं। और इनको आप अगर दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं तो आप डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करके एक ऐप बनाकर सबको दिखा सकते हैं, कंसोर्शिया बना सकते हैं। अब कंसोर्शिया के नुकसान, तो कंसोर्शिया में क्या होता है कि कॉपीराइट समस्या बहुत होती है। किसी का भी आर्टिकल कोई भी पब्लिश कर देता है, उसको पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। फिर जो भी हमारी रिसर्च चल रही है, रिसर्च से संबंधित जो भी रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तो क्या होता है कि कोई भी असामाजिक तत्व है वो उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, उसके निष्कर्ष पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद में वो वैसा दिमाग लगा के उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर हम देखें तो हमारे पास में हार्ड कॉपी की कमी होती है और मतलब डिजिटली फॉर्म में पढ़ने में वैसा मज़ा आता ही नहीं है जैसा हम किताबों से पढ़ते थे। तो एक तरह से हमें हार्ड कॉपी की कमी, छपे हुए ग्रंथ जितने भी हैं उनकी कमी हो जाती है। फिर उसके बाद में इंटरनेट आवश्यक है। अगर हमारा इंटरनेट ख़त्म हुआ तो समझो ऐसा लगता है कि साहब सारी दुनिया से कट गए, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो क्या, हम और हमारी किताब जितना उसको पढ़ें उतना सही है। लाइट चली गई, बाहर जाके पढ़ो, और अगर गर्मी लग रही है तो छत पे जाके पढ़ो, और अगर कुछ भी मतलब
रूम में बंद कर दिया तो रूम में पढ़ो, लेकिन किताब पढ़ो, उसके लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं थी। फिर जरूरी और गैर जरूरी सूचनाओं का समूह, तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन आता है हमारे पास में। जैसे कि हम न्यूज़पेपर मांग रहे हैं, तो न्यूज़पेपर तो आया, बट उसके साथ में 10-12 एडवर्टीजमेंट भी आ गए, तो ये होता है। अब हम पढ़ रहे थे कहीं की न्यूज़ और देखने लग गए कोई सा ऐड, जैसे कि अभी कोई सा आप लेक्चर देख रहे होंगे, मान लो मेरा ही लेक्चर देख रहे हो, और इस लेक्चर के बाद में आप दूसरा कोई सा भी लेक्चर देखने लगे तो बीच में कोई सा ऐड आ गया, कोई सा गाना आ गया। अब आप लेक्चर देखते देखते गाना देखने लग गए, गाने के बाद में कोई अच्छा सा ऐड आया तो आप उसकी तरफ डाइवर्ट हो गए। तो ये क्या, ज़रूरी सूचना तो है ही सही, लेकिन इसके साथ में गैर ज़रूरी सूचना का कॉम्बिनेशन होता है, और यही हमारे टाइम की बर्बादी का कारण होता है। फिर देखें तो लाइसेंसी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए उच्च भुगतान या निवेश, तो मतलब एक कंसोर्सिया बनाने के लिए या एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाने के लिए जो आपस में सबको इंटरकनेक्ट करे, इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारा निवेश भी करना पड़ता है। हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को लिंक करना पड़ेगा, इसमें निवेश होगा, इसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया में क्या, बहुत सारा हमारा टाइम भी जाता है, भुगतान भी होता है, निवेश भी ज़्यादा लगता है, इसलिए कंसोर्शिया का ये थोड़ा सा डिसबेनिफिट है। इसमें अगर हम आगे देखें तो कंसोर्शिया में जो कमी है, मतलब वो तो नुकसान थे कंसोर्शिया के, लेकिन कंसोर्शिया के अंदर खुद भी एक कमी है। अब क्या मतलब, ये जो पार्टनरशिप करते हैं हम अगर किसी से, तो इसमें खुद भी एक कमी है। वो क्या कमियां हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे कि देखभाल और उपयोग की कमी। अब इतनी सारी सूचनाएं, तो उनकी क्या सही से देखभाल नहीं होती। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल हैं जो अपडेट नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें कि किसी भी जगह हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ का कोई सा भी जगह उठा लिए, तो मान लो कि अगर वहाँ के पाथ में कहीं ना कहीं पे डिफरेंस आता है, तो वो जो डिफरेंस है वो चीज़ अपडेट होना चाहिए ना, ताकि लोगों को पहले से पता लगे। लेकिन उनको तो वही पाथ पता है जो पुराना डला हुआ है, तो वो वहीं पे परेशान हो रहे हैं। फिर आता है उपयोग की कमी, कि इतनी सारी सूचनाएं लेकिन सभी सूचनाओं का उपयोग नहीं हो पाता है। तो यह कंसोर्शिया के अंदर एक कमी है कि सभी जितने भी संगठन हैं वो खास तरह की सूचनाओं का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन एक तरह की सूचना, कुछ कुछ सूचनाएं जो बिना उपयोग के रह जाती है। फिर आती है टेक्नोलॉजी स्पर्धा की कमी। अगर टेक्नोलॉजी स्पर्धा होगी, टोटल मिला के तकनीकी स्पर्धा होगी, तो उससे क्या होगा कि जितना हो सकेगा लोग आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चीज़ की कमी दिखाई देती है। फिर होता है लाइसेंस की कमी, कि हम देखते हैं कि बहुत बार हमको इतनी आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता मीडिया वगैरह से रिलेटेड, तो ये भी एक कमी है। फिर जैसे कि हम हैं तो हमें 10 तरह का ज्ञान चाहिए, तो हमको 10 तरह का कंसोर्शिया उपयोग करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही कंसोर्शिया में सारी जानकारी मिल जाए। इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको आप अभी देखना। अब इसके अलावा बजट आवंटन, कि सरकार जो है, सरकार सही से बजट भी नहीं देती कंसोर्शिया को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कंसोर्शिया भी अवेलेबल है इंडिया में। फिर इसमें अगर हम आगे देखें तो जो भी व्यवसायीकरण है वो तो है, लेकिन प्रोत्साहन कोई नहीं देता उनको, कि साहब आपने कंसोर्शिया बना लिया, आपने एक संगठन बना लिया डिजिटली तौर पे, और आप लोगों को सूचनाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको एक कहीं ना कहीं से कुछ प्रोत्साहन स्वरूप कुछ मिले, जिससे कि आप है ना और अच्छे से काम कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपने बस बनाया, वो आपकी सुविधा के हिसाब से, पब्लिक की सुविधा के हिसाब से है, लेकिन आपको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो लोग सोचते हैं हम क्यों करें ऐसा। इसके बाद में फंड ट्रांसफ़र की समस्या, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब यहीं पे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा तो फंड ट्रांसफ़र कैसे होगा यहाँ पे। फिर जो भी है आप आपकी जेब से लगाते हैं और काम करते जाते हैं, तो फंड ट्रांसफ़र की समस्या भी होती है। क्योंकि बहुत बार हम डिजिटली फंड भी वैसे भी यूज़ करते हैं, तो कभी गया कभी नहीं गया, लेकिन वो क्या है, वो टोटल मिला के बैंकों के समूह का एक कंसोर्शिया है, तो वहाँ पर फंड ट्रांसफ़र की समस्या भी आती है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो कुछ देशों के प्रमुख कंसोर्शिया है, जैसे कि केलिस।
ये मई 1998 में बना था और ये चीन का कंसोर्शिया है। ये वहाँ के जितने भी संगठन हैं उनको आपस में जोड़ता है। भारत में भी मतलब अगर हम देखें तो यूजीसी, इन्फोनेट, सीएसआईआर, ये सारे अलग अलग कंसोर्शिया है जो इंडिया के हैं। WRLC ये वाशिंगटन का कंसोर्शिया है। ओहियो लिंक ओहियो, ये कंसोर्शिया, ओहियो एक कंट्री है वहाँ का है, और कंसर्ट करके जो कंसोर्शिया है वो ताइवान से बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये तो कंसोर्शिया का एक ओवरव्यू था, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे काम करता है, यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि इंडिया के अंदर कौन कौन से कंसोर्शिया चलते हैं और किस किस फील्ड में चलते हैं, उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमको वो कंसोर्शिया की ज़रूरत लगेगी। इसलिए तो दोस्तों मैं इसका बहुत ही जल्दी पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। तो हम उसमें देखेंगे इंडिया के प्रमुख मतलब जो भी खास खास कंसोर्शिया है उनके बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।